हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे ये क्वेरी लिखी थी कि सर अभी हमारा नेट क्वालिफाई हुआ है और आगे जा कर के हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब सर्च कर रहे हैं और बहुत जगह मैं शॉर्टलिस्ट भी हो गया हूँ। तो मुझे बताइए कि कैसे एक इफ़ेक्टिव सीवी या फिर रिज्यूम मैं लिखूं जिससे मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊं और मैं एक अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। एक प्रेजेंटेबल सीवी या रिज्यूम के क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सीवी ऑब्लिक रिज्यूमे लिखा हुआ है। इट डजेंट मीन कि सीवी को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो रेज्यूमे से। सीवी इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम रिज्यूमे। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटे, जिसमें हम फुल हिस्ट्री लिखते हैं। करिकुलम विटे में हम फुल हिस्ट्री लिखते हैं ऑफ आर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। ये कंपेरेटिवली टू रिज्यूमे ये लेंदी होता है सीवी, और रिज्यूमे जो होता है ये इट इज़ वेरी मच स्पेसिफिक एंड कॉन्साइज, जिसमें हम स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस लिखते हैं। ये कंपेरेटिवली शॉर्टर होता है करिकुलम विटे से। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत ध्यान में रख करके मैं वीडियोस बनाता हूँ जो कि मेरे सब्सक्राइबर के लिए बेनिफिशियल हो। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी बगल बना होगा बगल में, आप उसको भी हिट कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नोटिफिकेशन नई लेके आते हैं तो आपको वो टाइम से मिल जाए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in। इसको भी आप टाइम टू टाइम बेसिस पे विज़िट कर सकते हैं। इसमें हम पीएचडी एंड रिसर्च सेक्शन में हम लोग लेटेस्ट जो भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस आई होती हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे एक बार ज़रूर रात के वक्त या सुबह के वक्त ज़रूर एक बार देख लिया करिए। हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं, तो कोई ऐसा जो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए, तो एक बार ज़रूर आप देख लिया करिए। करियर कॉर्नर सेक्शन में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की जो भी रीसेंट वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में हम बताते रहते हैं। क्विजेज में डेली क्विजेज आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, और आगे जा करके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, बिकॉज उसके अंदर जो है रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स आता है। अगर कोई पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, और वैसे भी अगर कोई कॉमर्स वगैरह की भी तैयारी कर रहा है नेट जेआरएफ की, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स के क्विज इंपॉर्टेंट होंगे। लर्निंग सेक्शन में मैंने आज ही फ्री ई बुक डाली है रिसर्च मेथडोलॉजी की। रिसर्च मेथडोलॉजी की जो बुक मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी पीएचडी चल रही है, बहुत काम आएगी सभी रिसर्च स्कॉलर्स को। तो रंजीत कुमार, सीआर कोठारी और राम आहूजा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने अपलोड कर दिया लर्निंग सेक्शन में, तो उसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना चालू करिए। वीडियो चैनल में आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियोस हमारे आते रहते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी सब्सक्राइबर्स व्यूज़, वो हम डाल देते हैं। और कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी ड्रॉप करके। इसके अलावा हम लोग फेसबुक पे भी हैं। सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज है हमारा, जिसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, रिसर्च इन पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस। इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें भी हम क्वेरीज और अपनी वीडियोस की नोटिफिकेशंस देते रहते हैं। चलिए आ जाते हैं, और मैं जो इसके बाद आपको स्लाइड दिखाऊंगा, ये मैं स्टार्टिंग टू बॉटम के हिसाब से मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले करियर ऑब्जेक्टिव से पहले भी आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सबसे ज़्यादा टॉप में आपको अपना नाम, है ना, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम। वो स्लाइड में नहीं लेके आया बिकॉज ये बेसिक था, तो मैं आपको बता देता। नेम, योर एड्रेस, है ना, जहाँ पे आप रहते हो, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी। ये चार चीज़ें आपको करियर ऑब्जेक्टिव के ऊपर लिखनी है ना। अपना नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये आपको लिखना है करियर ऑब्जेक्टिव के ऊपर। उसके बाद आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो मैंने कुछ स्पेसिमेन भी डाले हुए हैं अपने रिज्यूमे, या फिर जिसे आप इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ करना सीवी से, क्योंकि सीवी इज़ टोटली डिफरेंट और रिज्यूमे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैंने सीवी से अपने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। जैसे कि करियर ऑब्जेक्टिव जो मैंने अपने सीवी में लिखा हुआ है वो ऐसा कुछ है, तो आप इससे मिलता जुलता जो है अपने सीवी में या रिज्यूमे में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ये एक पार्ट हो गया कि आपको नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है सेकेंड नंबर पे। देन उसके बाद आप लिखोगे आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दिस पर्टिकुलर
कॉलम इज़ टोटली ऑप्शनल, बिकॉज जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनको तो लिखना पड़ेगा वर्किंग एक्सपीरियंस, और जो फ्रेशर्स हैं वो इसको छोड़ भी सकते हैं। पर आपको एक चीज़ कोशिश करनी है, सपोज़ आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आप जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उससे रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है वो लिखना है। पता चले कि आपने कहीं पे आपने कहीं आप स्टेनो वर्क करते थे, तो आपने वो लिख दिया कि वर्क एज ए स्टेनो, है ना, तो वो लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट डज़ नॉट गिव अ गुड इम्पैक्ट कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आए एंड यू आर राइटिंग कि यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टेनो, इट इज़ टोटली डिफरेंट, राइट। तो आप कोशिश करो कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, तब जो है आगे जा करके उसका कुछ वेटेज होगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर उसका वेटेज उतना नहीं होगा, बिकॉज योर पोस्ट इज़ डिफरेंट एंड द एक्सपीरियंस दैट यू हैव रिटन दैट ऑफ स्टेनो वो अलग है, ठीक है। इसके बाद आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखोगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आप टेबल फॉर्मेट में लिखो तो बेटर रहता है, बिकॉज हम सब जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि टेबल्स वगैरह जो होते हैं ये एक अच्छी तरीके से हमारे डाटा को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप आप हॉरिजॉन्टल लिख लो। और इसमें क्या कैसे करना है आपको, आपने यहाँ लिखा एजुकेशन, है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखा आपने आपका स्कूल, जैसे कि आपने सपोज एजुकेशन में लिखा है कि हमारा जो है क्लास 12th है, उसके बाद स्कूल आपने लिखा है जो भी स्कूल से आपका या जो भी आपकी क्या कह सकते हो एफिलिएटेड बॉडी है जिसने आपका एफिलिएशन लिया हुआ है, वो आप लिख सकते हो। और इसके बाद आपको ईयर लिखना है जब आपने अपना 12th या जो भी है वो अपना क्वालिफाई किया है। और परफॉर्मेंस स्पेशलाइजेशन, सपोज आपका कॉमर्स था, कॉमर्स के साथ हम एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स या ऐसा कुछ, तो वो आप परफॉर्मेंस स्पेशलाइजेशन में लिख सकते हो। तो बेसिकली ये 4 रहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको कोशिश करना है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, और एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, ईयर, परफॉर्मेंस स्पेशलाइजेशन ऐसे आप लिखो, और उसके नीचे नीचे फिर आप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जैसे आपने अभी नेट क्वालिफाई किया तो पहले नेट का आएगा, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे लिख दिया 10th क्लास नेट। उसके बाद सपोज आपका एमकॉम है ना, उसके बाद आपका सपोज आप पीएचडी कर रहे हो तो आपने यहाँ पे लिखा आपकी जो परस्यूइंग पीएचडी है, फिर आपने लिखा सपोज नेट, उसके बाद आपने लिखा आपका एमकॉम, फिर बीकॉम, फिर क्लास 12th, फिर क्लास 10th, इस ऑर्डर में आपको लिखना है ना, जो अभी मोस्ट रीसेंट है उस ऑर्डर में आपको लिखना है अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद इंटरनेशनल रेफर्ड जर्नल्स, ये मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बनाया है, बिकॉज मैंने अपने ही सीवी से जो है पॉइंट्स उठा लिए हैं। तो आपने कोई इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में अपना रिसर्च पेपर या पॉलिसी पेपर पब्लिश कराया है, तो उसको भी आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि मेरे 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस तरीके से हम जो है इसको लिखेंगे। दिस विल बी द एंटायर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग योर डिटेल्स ऑफ योर जर्नल एंड डिटेल्स ऑफ योर रिसर्च पेपर, और वॉल्यूम नंबर कौन सा इशू था, अप्रैल जून 2017 का वॉल्यूम नंबर 4 है, तो उसका जो है उसके अंदर वॉल्यूम 4 के अंदर भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, ठीक आपको, ठीक है। तो इंटरनेशनल रेफर्ड जर्नल्स होता है इसमें, ये आपको लिखना है। आपने अगर लिखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स, ठीक है, तो ये अगर आपने अटेंड किया है, जैसे मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, तो वो भी लिख सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये सब चीज़ें जो है रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखना चालू कर दीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक अ रिसर्च पेपर, बिकॉज आप आगे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना ज़रूरी है कि आपके पास प्रोफेसर के लिए 10 पब्लिकेशंस होनी चाहिए, है ना, और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए भी ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको अभी से लिखना चालू कर देना है। और इट शुड बी एटलीस्ट यू शुड have to publish your paper in a UGC approved journal और peer reviewed journal, दोनों चल सकती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स अगर अटेंड किए तो वो लिख सकते हो। इसके बाद आपको अचीवमेंट्स लिखने हैं कुछ, काफ़ी जो आपकी सिलेक्शन पे प्रभाव डाले। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे को 5 साल तक स्कॉलरशिप मिली थी CBSE से फॉर होल्डिंग मेरिट इन क्लास 12th। तो ऐसे ही अगर आपको कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट है, ऐसा अचीवमेंट नहीं लिखना आपको कि मैंने लॉन्ग जंप किया था क्लास 12th में तो उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई, इट हैज़ नो रेलेवेंस। तो थोड़ा सा प्रेस्टिजियस और जो यूनिक अचीवमेंट्स होते हैं वो आपको लिखने हैं, जिसको लिखने से एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके सिलेक्शन पे। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिसमें मैंने, आप सबको पता है कि मैं CA भी कर रहा था, तो मैंने उसमें IT
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कोर्स, OT ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्स, GMCS जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स, ये सब मैंने किया हुआ है। तो आप ऐसा कुछ भी अगर आपने साथ में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किया है, अभी वाला कोविड में तो मैंने देखा है बहुत लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर भी रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसको लिखने से, जैसे कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने अभी लॉकडाउन में एक अच्छे खासे सेमिनार्स अटेंड किए हैं और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, या फिर आपको कुछ उसके अटेंड करके आपको कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह मिला है, तो आप उसको लिख सकते हो। और कुछ चुनिंदा लिखो जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस हो और जिसको लिखने से आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो अपनी CV या रिज्यूमे लिखते वक्त। तो ये अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपके पर्सनल स्किल्स, ये तो हम लिखते ही हैं कि हम बहुत अडेप्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, डेडिकेटेड है, कोऑपरेटिव है, और ये लिख देते हैं। तो इसमें फिर अमल भी करना चाहिए हमको कि आप पैशनेट हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, डिटरमाइंड हो, इंस्पिरेशनल हो, जेनरस हो, जॉयफुल हो, है ना। बिकॉज यू हैव टू शो दैट पर्टिकुलर थिंग। आप जो लिख रहे हो इट शुड बी वैलिड एज वेल एज रिलायबल ऑल्सो। तो आपको ये चीज़ अपने अंदर रखनी है जिससे आप जो है उसको फॉलो भी करो। पर्सनल स्किल्स के बाद आपका आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स। देखिए कुछ लोग पर्सनल डिटेल्स ऊपर भी लिख देते हैं, पर मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके आया हूँ। आपका नाम तो ऊपर लिख ही दिया सबसे पहले, उसके बाद आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, इंडियन, लैंग्वेज नोन, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, क्या आपको पता है, हॉबीज़ आपकी क्या है। ये हॉबीज़ बहुत लोग मिस कर देते हैं, पर लिखना बहुत ज़रूरी है ना। आपकी और कोई भी लाइफ होनी चाहिए। देयर शुड बी इंजॉयमेंट इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम ओनली स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड स्टडिंग। कुछ लोगों का होता है प्लेइंग क्रिकेट या फिर हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी हॉबीज़ लिख सकते हो, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। और इसको मेंशन करना ही चाहिए आपको अपने CV या रिज्यूमे में। इसके बाद आ जाता है आपका रेफरेंसेस, जो कि आपको लिखने चाहिए। एक अच्छी जो आप कह सकते हो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ रहती है, वो बहुत कंसीडर करती है रेफरेंसेस को। और वो आप रेफरेंसेस में आपको लिखना है, अगर आपको कोई पास्ट एम्प्लॉयर डिटेल्स हैं या HR डिटेल्स हैं, आप वो लिख सकते हो। सपोज आप फ्रेशर हो तो आप अपने मास्टर्स की कोई अच्छे टीचर का, HOD वगैरह का नाम लिख सकते हो, जिससे वो पूछ सके कॉन्टैक्ट करके कि ये इंसान कैसा है, हाउ इज़ परफॉर्मेंस इज़ इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स वगैरह। तो रेफरेंस आपको अच्छे लिखने चाहिए। और रेफरेंस में कुछ भी नहीं होता, रेफरेंस में नाम लिखते हो, उनकी डेजिग्नेशन लिखते हो, उसके बाद आप उनकी जो भी कॉलेज या जहाँ से भी वो बिलोंग करते हो वो लिखते हो, कॉन्टैक्ट नंबर और email ID, बस ये सब चीज़ें लिखते हैं आप अपने रेफरेंसेस में। और आपको कितने रेफरेंसेस लिखने चाहिए? 2 काफ़ी हैं रेफरेंसेस, 2 से 3 काफ़ी हैं, 3 से ज़्यादा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद नीचे आप यहाँ लिखोगे आपका डेट, और यहाँ पे आप कर लेते हो अपना सिग्नेचर। बहुत लोग फोटोग्राफ भी लगाते हैं, तो आप जब आप नाम और एड्रेस जहाँ लिख रहे हो ना, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी जो है पेस्ट कर सकते हो, जब आपका A4 साइज़ पेपर होगा। या फिर आप बाद में कई बार वो लोग अलग से भी फ़ोटो मांगते हैं, तो वहाँ पे भी आप स्टेपलर से या फिर पिन से अटैच कर सकते हो। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू मेक एन इफेक्टिव CV और रिज्यूमे, है ना, जो कि आगे जा करके मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ये आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो आप बना सकते हैं अपना CV और रिज्यूमे। और इट शुड बी इफेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज है ना, आप सबसे पहले अपना CV या रिज्यूमे देते हो, उसके बेसिस पे फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो वो ऐसा होना ही चाहिए कि वो काफ़ी कुछ जो है जो HR है उसको पता चल जाए आपका CV या रिज्यूमे देखने के बाद आपके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखनी चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। और जो चीज़ें आपने नहीं लिखी, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड नहीं किए, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली वेरिएबल, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैंने बनाया है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। आई होप आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको फॉलो करोगे। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से, अगर कोई किसी का इंटरव्यू आने वाला है तो अच्छी तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ और नॉलेज के साथ आप अपना इंटरव्यू दीजिए। और ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा जिससे आपके नॉलेज एनहेंस हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।